वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन, आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो आज हम इस वीडियो में, ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 फरहान कॉमर्स क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको एक सीक्वेंस वाइज, एक सीरीज वाइज हमारे पूरे वीडियोस को आप देखेंगे और अच्छी तरीके से उसको स्टडी करेंगे, ना कि बिजनेस स्टडीज का। हम इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के भी वीडियोस जो है अपने चैनल पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास पार्ट 4। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे सर? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अंडरस्टूड है? तो सभी क्या करें सर? सभी लोग जो है वो कॉपी निकाल लें और उसमें लिखना शुरू कर दें, और जिसके पास बुक है उसमें आप टिक कर सकते हैं। तो ये हमेशा इस नोट्स को आपको अपने पास रखना है। अंडरस्टूड है? इसी नोट्स से आपको स्टडी करनी है। जो मैं आपको टिक कराऊंगा, जो मैं आपको मार्क कराऊंगा, वो मार्क भी करते चलना है। तो चलिए, सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें करना क्या है सर? नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें करना क्या है? तो 2 मिनट में आपको कुछ चीजें सबसे पहले बता दूं। देखिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें 3 चीजों से मैनेजमेंट को कंपेयर करना है। हमें क्या करना है सर? हमें मैनेजमेंट को कंपेयर करना है। हमें मैनेजमेंट को क्या करना है? कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? सबसे पहले हमें साइंस से कंपेयर करना है, उसके बाद हमें आर्ट से कंपेयर करना है, उसके बाद हमें प्रोफेशन से कंपेयर करना है। अंडरस्टूड है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में सर? साइंस के बारे में। फिर साइंस के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे। देखेंगे वो जो साइंस है या वो साइंस का जो फीचर है वो मैनेजमेंट में है या नहीं। ठीक, ये हमें करना है। फिर उसके हमें एक कंक्लूजन, एक अंडरलाइन जो एक स्टेटमेंट पास करना है। उसके बाद हम आर्ट को क्या करेंगे सर? आर्ट को कंपेयर करेंगे किससे? मैनेजमेंट से। फिर हम चेक करेंगे जो आर्ट है या जो आर्ट के फीचर्स है वो मैनेजमेंट में है या नहीं। फिर उसके बाद हमारा काम क्या है? हम प्रोफेशन को कंपेयर करेंगे किससे सर? मैनेजमेंट से। और हम चेक करेंगे कि जो प्रोफेशन है, जो उसके फीचर्स है, वो मैनेजमेंट में है या नहीं। ये हम कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन में स्टेटमेंट पास करते जाएंगे। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो आपको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आपको दिमाग लगा के, एकाग्रता के साथ इसको क्या करना है? समझना है। इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है या तो आप क्या कर सकते हैं? ये जो है इसको आप अपने नोट्स में, अपने हैंडराइटिंग में हैंड नोट्स बनाएंगे। अंडरस्टूड है? चलिए, तो हम क्या करते हैं सर? इसकी शुरुआत करते हैं। तो अब शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आ जाइए, अब ध्यान देंगे आप। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैंने कहा सबसे पहले हमें साइंस पढ़ना है। फिर साइंस को क्या करना है सर? इसे हमें कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है मैनेजमेंट से। क्या करना है? मैनेजमेंट से कंपेयर करना है। अंडरस्टूड है? तो आइए, सबसे पहले क्या बोलता है ये? साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये कह रहा है सर, साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अंडरस्टूड है? साइंस को हम पढ़ने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक सिस्टम, जो स्टडी मटेरियल होता है हमारे पास, वो एक सिस्टमैटिक वाइज होता है। अंडरस्टूड? ये कहता है जो किस पे बेस्ड होता है सर? बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। ये बोलता है सर, जो हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, वो किस पे बेस्ड होता है? वो लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। फैक्ट पे बेस्ड होता है, इवेंट्स पे बेस्ड होता है, लॉजिकली ऑब्जर्व चीजों पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से हम अपने बुक में कुछ लिख लेते हैं, या जो हमें अच्छा लगे उसको हम अपने बुक में लिख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है ना सर, वो किस पे बेस्ड होता है? लॉजिक पे बेस्ड होता है। ठीक है? फैक्ट पे बेस्ड होता है, इवेंट पे बेस्ड होता है। चलिए, हमने जो है साइंस का मीनिंग अभी समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स और साइंस के फीचर्स क्या है?
ये हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हमें क्या करना है, समझना है। और 1 to 1 क्या करना है, किससे कंपेयर करना है सर, मैंने पहले ही कहा था मैनेजमेंट से कंपेयर करना है। जैसे जैसे हम साइंस के फीचर पढ़ेंगे उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करते जाएंगे, एक एक कंक्लूजन पास करते जाएंगे, क्या वो साइंस है मैनेजमेंट या नहीं है, या जो भी है। अंडरस्टूड है। चलिए, तो हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, पहले पॉइंट पे। पहला क्या बोलता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये कहता है साइंस वाला, बोलता है कॉमर्स वाले इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आ जाओ, मैनेजमेंट वाले इधर आओ। बोले यस सर। तो साइंस वाला ने सवाल किया, वो सवाल ये करता है, बोलता है भाई देखो हमारा जो है ना, जो स्टडी मटेरियल है वो सिस्टमैटिक है। जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होता है, ठीक है। 1 by 1 हमारे पास स्टडी मटेरियल है। पहले हम तुम्हें बेसिक पढ़ाते हैं, फिर बिगिनर्स पढ़ाते हैं, फिर एडवांस पढ़ाते हैं, फिर और एडवांस पढ़ाते हैं, फिर तुम्हें प्रो बना देते हैं। हम क्या लाइन टू लाइन चलते हैं, एक सिस्टम तरीके से चलते हैं। क्या मैनेजमेंट वाले, इधर आओ मैनेजमेंट वाले, क्या मैनेजमेंट वाले भाई साहब, आपके पास भी ऐसा होता है क्या? आओ कंपेयर करते हैं, क्या आपके पास भी ऐसा होता है क्या? चलो देखते हैं। पहले क्या बोलता है ये साइंस वाला, इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल व्हिच इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। ये बोलता है सर जो साइंस है ना उसमें हमारे पास एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है जिससे हम साइंस की नॉलेज लेते हैं, साइंस की पढ़ाई करते हैं। अब ये मैनेजमेंट वाले से पूछता है, क्या मैनेजमेंट वाले भाई साहब आपके पास भी ऐसा कुछ है? चलिए, लाइक साइंस इन मैनेजमेंट, अब किसकी बात हो रही है, मैनेजमेंट की। इन मैनेजमेंट also there is availability of systematic and organized study material। मैनेजमेंट वाला आया और साइंस वाले को जवाब दिया, बोलता है हाँ भाई साहब हम मैनेजमेंट वाले हैं, हमारे पास भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हम बिल्कुल बेसिक, फिर एडवांस, फिर और एडवांस, फिर एडवांस, फिर एकदम प्रो लेवल का पढ़ाते हैं। अंडरस्टूड। हमारे में भी ऐसा होता है, जैसे हम 11th में बिजनेस स्टडीज थोड़ा सा पढ़ते हैं, 12th में थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर जाकर के एमबीए की पढ़ाई करते हैं, फिर और जाकर के हम प्रो लेवल की स्टडी करते हैं, मास्टर्स और भी आगे करते हैं उसमें, फिर डीप जाकर के स्टडी करते हैं। तो इसने क्या बोला मैनेजमेंट वाले ने, उसने भी कहा सर हमारे में भी ऐसे होते हैं, धीरे 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 जाकर के हम फिर प्रो बनते हैं। हमारे पास भी क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अंडरस्टूड। तो क्या हुआ, ये जो पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये साइंस का एक फीचर है, ये क्या है मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। अगर आप इसको मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे तो ये जो फीचर है साइंस वाला वो मैनेजमेंट में भी है, दोनों में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। चलिए अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये बोलता है सर जो पहला फीचर है साइंस का, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये क्या है, प्रेजेंट है। किसमें, मैनेजमेंट में ये पहला फीचर है। जिस तरीके से साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है। अंडरस्टूड। पहला पॉइंट एकदम क्लियर है जबरदस्त तरीके से। चलिए, अगर आपको पहला पॉइंट जबरदस्त तरीके से क्लियर है तो फटाफट कमेंट और लाइक ठोक दीजिए सर, उससे क्या होता है हमें भी मोटिवेशन मिलती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पर होगा, जिसके पास बुक है वो बुक में देखेंगे। क्या बोलता है अगला पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। फिर साइंस वाला बोला आजा आजा मैनेजमेंट वाले भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, आओ जरा बैठो बाजू में, चाय पियो। फिर बोलता है, ये बोलता है सर हमारा एक और फीचर है मैनेजमेंट वाले भाई साहब, कल तो हमने डिस्कस कर लिया पहला, आ जाओ आज दूसरा लेकर के आऊं, कुछ तो नया। क्या बोला, बोला प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस वाला बोलता है जो हमारे प्रिंसिपल है ना सर, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस्ड होते हैं किसमें, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। जैसा हमारा साइंस का जो प्रिंसिपल है वो कहता है, किसकी बात करता है, ग्रेविटी की बात करता है। तो ग्रेविटी क्या है सर, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, हम बिना एक्सपेरिमेंट्स के ग्रेविटी को नहीं मानते। जैसे कि जब ग्रेविटी का इजाद हुआ होगा, जब ग्रेविटी बना होगा तो हर जगह पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। आप कोई भी सामान को छोड़ेंगे तो फट से नीचे जाएगा। तो ये क्या पूरे अर्थ में हर जगह ये होता है, हर जगह ये होता है। अंडरस्टूड है। तो हमने क्या दिया इसको, साइंस का नाम दिया। पहले हमने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया, क्या हम बिना एक्सपेरिमेंट करे, बिना किसी को ट्राइड एंड टेस्टेड, किसी को भी साइंस का नाम दे देते हैं, साइंटिफिक लॉ का नाम दे देते हैं, नहीं देते हैं ना। इसी तरीके से जब लॉ ऑफ ग्रेविटी बना तो उसपे के पीछे क्या हुआ, उस पर संशोधन हुआ, ट्राइड एंड टेस्टेड हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका कॉज एंड इफेक्ट चेक किया गया। अंडरस्टूड। चलिए
आइए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ये बोलता है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है ना, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, बार बार ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है सेम, तब जाकर के वो क्या बनता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल। द मैनेजमेंट, अब कंपेयर किससे करेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये बोलता है यस सर, मैनेजमेंट वाले से पूछा क्या 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 तुम मैनेजमेंट वाले, क्या तुम्हारे में ऐसा होता है? मैनेजमेंट वाला बोलता है यस सर, हमारे में भी ऐसा होता है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो चलते फिरते थोड़ी बन गया, रोड से जा रहे थे और हमने प्रिंसिपल दे दिया तो क्या, नहीं। हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी किस पे बनता है, उस पे भी जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डेवलप होता है। अंडरस्टूड? बट सर, बट इसमें एक अलग चीज है, बट सिंस मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। ये बोलता है सर कि जो आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना वो ऑब्जर्वेशन से बना, मैं मान लिया हमारा भी जो मैनेजमेंट है वो भी ऑब्जर्वेशन से बना, ये दोनों एक ही है, ये दोनों तो समझ में आ रहा है। बट जो सर आपका साइंस है ना, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो आपका साइंस का प्रिंसिपल है, अगर वो आप अप्लाई करोगे ना तो हर जगह सेम होगा। क्या होगा? हर जगह सेम होगा। अगर मैं यहाँ पेन को छोड़ दूं तो वो भी नीचे गिरेगा, इंग्लैंड में भी नीचे गिरेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी नीचे गिरेगा, यूके में, हर जगह जो आपका ग्रेविटी है ना सेम है। बट सर जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है ना वो तो ऑब्जर्वेशन से आया, ओके करेक्ट, आधी बात हमने तो आपकी मान ली। बट जो आधी बात आपकी है ना, जो आपका प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बिहेवियर जिस तरीके से चेंज होगा, हमारा प्रिंसिपल भी उस तरीके से हमें जरा ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने हमारा पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हम अगर डिवीजन ऑफ वर्क कर दें तो जरूरी नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो जाएं 100 में से 100 बार। क्यों? क्योंकि हम तो डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉय है क्या वो मेहनत से काम कर रहा है उस काम को दिए हुए को, ये जरूरी है। अगर वो काम को नहीं कर रहा है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बट ग्रेविटी, बट लॉ में क्या होता है, साइंटिफिक हर जगह सेम 100% रिजल्ट सेम होता है। बट मैनेजमेंट में क्या होता है सर, रिजल्ट सेम हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा, हम किससे डील करते हैं, ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं, और जो ह्यूमन बिहेवियर है क्या वो प्रेडिक्टेड नहीं है। आज ऐसा हो रहा है तो कल ऐसा हो रहा है। बट साइंस में ऐसा होता है कि आज ग्रेविटी है कल नहीं है, नहीं होता। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है साइंस का, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये आधा तो है। आपने कहा कि हमारा प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है, हमने भी कहा बेस हुआ, आधा तो है बट आधा नहीं है सर। आधा क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो हर जगह सेम होगा, बट जो हमारा रिजल्ट है वो हर जगह सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड है? चलिए, क्या है कंक्लूजन? दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट, सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। इस लाइन को भी नेग्लेक्ट करिए, हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, ये बोलता है दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। ये बोलता है सर ये जो आपका फीचर है ना साइंस का, ये पार्शियली प्रेजेंट है। पार्शियली मतलब आधा है और आधा नहीं है। हमने पहले ही बोला साइंस का प्रिंसिपल जो है ऑब्जर्वेशन और फैक्ट पे बेस है, हमारा भी ऑब्जर्वेशन और फैक्ट पे बेस है, आधा बराबर है। आपने बोला हमारा रिजल्ट हर जगह सेम है, हमने बोला नहीं, हमारा रिजल्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड है? तो हमारा हर जगह सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो फीचर है ये आधा है और आधा नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पार्शियली प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब आपका ध्यान होना चाहिए हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या बोलता है सर? यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। ये क्या बोल रहा है सर? जो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल वैलिड होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। जहां जाओगे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल होगा और हर जगह वैलिड होगा। जैसे कि मैंने बात की आपको साइंस का लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, पूरे अर्थ में जहां भी जाएंगे ये लॉ ऑफ ग्रेविटी वैलिड होगा। अंडरस्टूड है? जहां भी जाएंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी का रिजल्ट क्या आएगा सर? सेम आएगा। ऐसा हो सकता है क्या हम भिलाई में हैं और नीचे गए गिरे तो, और दुर्ग में गए तो ऊपर हो गया, छत्तीसगढ़ में है तो नीचे गिर रहा है, दिल्ली में गया तो उड़ने लगे, ऐसा है क्या सर? नहीं। तो वो बोलता है जो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सली वैलिड होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है और हर जगह रिजल्ट सेम आ जाए, हर जगह वैलिड होता है। हमें कुछ सोचने की बात नहीं है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो हर जगह वैलिड है और हर जगह एप्लीकेबल होता है सर। अंडरस्टूड है? अब आते हैं इसको कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट से। चलिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये बोल रहा है जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसा एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं है। सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। हमारा जो
जो साइंटिफिक जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना सर, वो आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल से एग्जैक्ट मैच नहीं करता। इसीलिए जो है हमारी जो वैलिडिटी है या हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या है सर, यूनिवर्सल, यही यूनिवर्सल नहीं है। They have to be modified according to the given situation। हमारा जो प्रिंसिपल है सर वो सिचुएशन पे क्या होता है, अलग सिचुएशन पे अलग एप्लीकेबल होता है। अंडरस्टूड है? अगर हमारा सिचुएशन बदलेगा तो हम अपने प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड है? जैसे डिवीजन ऑफ वर्क हमारा एक प्रिंसिपल है, किसका, मैनेजमेंट का, वो कहता है वर्क को डिवाइड कर दो। बट अगर सिचुएशन ऐसा हुआ आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा काम करने का, आप खुद छोटी सी दुकान है, आप उसके अकेले मालिक है, तो वर्क को डिवाइड कैसे करेंगे? तो सिचुएशन के हिसाब से ये प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करेंगे। बट अगर हमारे पास 1 से 4 लोग हो गए तो हम क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, डिवाइड कर देंगे काम को। तो क्या होगा सर, जिस तरीके से सिचुएशन है उस तरीके से हम अपने प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर दिए। बट क्या साइंस में ऐसा होता है, अगर 1 जन है तो गिरेगा, 2 जन है तो ग्रेविटी खत्म होने लगेगा? हजारों लोगों, करोड़ों लोगों, ग्रेविटी अपने जगह पे सेम होगा, हर जगह वैलिड होगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा। अंडरस्टूड है? तो ये जो यूनिवर्सल वैलिडिटी पॉइंट है साइंस का, ये क्या मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? नहीं है सर। चेक, साइंस क्या होता है, हर जगह वैलिड होता है। क्या मैनेजमेंट में हर जगह वैलिड होगा, हर जगह सेम रिजल्ट आएगा? 100% नहीं होगा सर। बट साइंटिफिक का 100% रिजल्ट होता है, हर जगह वैलिड और एप्लीकेबल होता है। समझ में आया? क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे क्या बोलता है, दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। अंडरस्टूड है? नहीं है। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये आपके सामने 3 पढ़ा। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस का। ये एक लाइन में कंक्लूड करता है। क्या कंक्लूजन है सर? ये बोलता है जो मैनेजमेंट है वो हमारा इनएग्जैक्ट साइंस है और सोशल साइंस है। चेक, हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोलते, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं या तो सोशल साइंस बोलते हैं। अंडरस्टूड है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है, उसके 3 पॉइंट होते हैं, उसको मैंने मैनेजमेंट से कंपेयर किया, उसके बाद हमने सबका एक एक लाइन का कंक्लूजन लिख दिया और एट द एंड में हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस का होल कंक्लूजन लिख दिया। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले किसके ऊपर, नेचर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आ जाइए, हम अगले नेचर की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस देख लिया, अब हम देखेंगे बोर्ड के सामने आपके दिखाई दे रहा होगा सर, क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब क्या बोलना है सर हमें, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अंडरस्टूड? हमने साइंस पढ़ा, पॉइंट्स पढ़े, उसको हमने किससे कंपेयर किया, मैनेजमेंट से कंपेयर किया और कंक्लूजन पास कर दिया। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके का गेम जो है हमें क्या करना है सर, आर्ट में करना है। अंडरस्टूड है? हमें क्या करना है सर, ये जो आर्ट है, आर्ट को किससे कंपेयर करना है, मैनेजमेंट से। किससे कंपेयर करना है सर, मैनेजमेंट से। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं। Art can be defined as a systematic body of knowledge which requires skill, creativity, hand practice to get perfection। ये बोलता है सर आर्ट जो है वो भी एक, उसमें भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अंडरस्टूड? ये बोलता है आर्ट जो है सर उसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हमें स्किल की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसमें परफेक्ट होने के लिए। ठीक है? आर्ट क्या है सर, आर्ट में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हमें स्किल की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, पर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तब हम जाकर के उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं सर, आर्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट। अंडरस्टूड है? चलिए अब आपका ध्यान होना चाहिए, हमारा अगला पॉइंट जो है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसका मतलब ही एक है, तो आप एग्जाम में क्या लिख करके आएंगे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो चलिए पहला पॉइंट बोलता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और मुझे नहीं लगता ये चीज आपको मुझे बताने की जरूरत है, आप सभी को ये चीज है। आइए साथ में रिवाइज करते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब जो स्टडी मटेरियल एक सिस्टम के तहत होना। आर्ट बोलता है, आर्ट वाला बंदा आया, आर्ट वाला बंदा बोलता है सर मेरा जो आर्ट है ना
जो भी मैं आर्टिस्ट हूं अपने आर्ट फील्ड का, उसमें क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। हम जो नॉलेज गेन करते हैं ना वो सिस्टम के तरीके से गेन करते हैं, 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1। क्या मैनेजमेंट वाले भाई साहब, आप में भी ऐसा होता है? तो हमने क्या साइंस वाले से तो पहले ही लड़के आए हैं, हमने बोला है बिल्कुल मैनेजमेंट में भी क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। अंडरस्टूड? तो पहला जो 8 का पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो मैनेजमेंट में क्या है सर, प्रेजेंट है। ये हमने पहले ही इसमें पढ़ चुका है। चलिए, in every art there is a systematic and organized study material available to acquire the theoretical knowledge of the art। हर एक आर्ट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है उस आर्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए। चलिए, फॉर एग्जाम्पल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रागास आर अवेलेबल इन म्यूजिक। जैसे म्यूजिक में क्या होते हैं, राग्स होते हैं, तो उसमें क्या अलग अलग बुक्स छपते हैं। अंडरस्टूड है? उसे क्या म्यूजिशियन लोग पहले पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। चलिए, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल व्हिच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग द मैनेजरियल स्टडीज। ये बोलता है मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिससे आप मैनेजमेंट स्टडीज करते हैं। बेसिक है, समझ में आया? मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये बोलता है ये जो फीचर है आर्ट का, ये क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है सर। तो पहला जो आर्ट का फीचर है वो मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है, बेसिक सा फीचर है। अंडरस्टूड है? चलिए, कोई डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल पूछा करें कमेंट सेक्शन में, या हमारे नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर दिया करें। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा फीचर किसका, आर्ट का दूसरा फीचर क्या बोलता है सर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या बोला इसने, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। चलिए आ जाइए, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। ये बोलता है सर आर्ट के जो फील्ड में है ना, सिर्फ थ्योरी का नॉलेज अगर हम लेते रहे बैठ के, अगर म्यूजिक फॉर एग्जांपल म्यूजिक हमारा आर्ट है, मैं म्यूजिक के फील्ड में हूं, तो क्या सिर्फ म्यूजिक का नॉलेज लेने से कुछ हो पाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ हो पाएगा क्या? बोलता है नहीं, सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर एक जो आर्टिस्ट होता है उसे अपना पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी लगाने का होता है, तब तो जाकर के आप उसमें जो है अपने आर्ट में अलग कुछ कर सकते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सर एग्जांपल, जैसे कि सिंगर्स आपने सुने होंगे, एक लता मंगेशकर जी आपने सुना होगा, उनकी आवाज, वो भी एक सिंगर थी, उनकी आवाज आप लोगों को पता होगी, जो लोग सुने होंगे या कभी ना कभी आपके कानों के पास से जो है उनकी सॉन्ग गुजरी होगी। अंडरस्टूड? और एक जो है आपने हनी सिंह को सुना होगा। अंडरस्टूड? सिंगर क्या है, दोनों है। सिंगर क्या है भाई साहब, दोनों है। लेकिन हनी सिंह का और लता मंगेशकर जी का दोनों का जो गाने का तरीका है, क्या सेम है? क्या नहीं है। अंडरस्टूड? बहुत आसमान और जमीन का डिफरेंस है। भले दोनों एक ही आर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ने जो है वो जो राग है, वो जो राग्स होते हैं म्यूजिक में, दोनों ने एक ही राग पढ़ा होगा, सारे गामा पा दोनों ने सेम पढ़ा होगा, बट दोनों ने क्या किया, अपना पर्सनल एप्लीकेशन लगाया, दोनों ने अपनी क्रिएटिविटी यूज करी। ठीक है, दोनों ने अपना अलग अलग पर्सनल एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी को लगा करके अपने गाने अलग अलग ढंग से और अलग अलग तरीके से मार्केट में लाया, और उसको पूरा देश हमारा एक्सेप्ट कर रहा है। अंडरस्टूड है? तो वही कहता है ये। चलिए आ जाइए। For example, all musicians learn same rags, but they apply these rags according to their personal skill and creativity, which makes them different. मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि जो राग है, म्यूजिशियन एक ही राग को पढ़ते हैं बट अपना पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी लगाते हैं, तो अलग अलग तरीके की मार्केट में आके छा जाते हैं, अलग अलग उनका नाम और पहचान बनता है। अंडरस्टूड? तो ये बोल रहा है सर जैसे डांसर्स होते हैं, डांसर भी सब एक ही चीज को सीखते हैं बेसिक, उसके बाद देखो अलग अलग स्टेप होता है। अंडरस्टूड है? तो इस फीचर में क्या बोल रहा है सर, जो आर्ट है ना, हमें आर्ट में हम क्या करते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन का यूज करते हैं। हम अपनी पर्सनल एप्लीकेशन लगा करके हम उसमें कुछ तो अलग करने की कोशिश करते हैं। क्या मैनेजमेंट वाले आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? चलिए आइए। इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज। ये बोलता है सर जो मैनेजमेंट है ना, उसमें भी जो सारे के सारे मैनेजर है ना, वो एक ही थ्योरी पढ़ते हैं।
जैसे कि जो अभी ये क्लास कर रहा है वो सभी लोग जो है वो एक ही थ्योरी को पढ़ रहे हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, बट क्या जरूरी है सब एक ही काम करे? नहीं, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई एम्प्लॉय बनेगा, अंडरस्टूड है, कोई अपना पर्सनल क्रिएटिविटी यूज करके कुछ और करेगा। चलिए, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज, मैनेजमेंट में सारे के सारे मैनेजमेंट सेम मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ते हैं एंड प्रिंसिपल्स, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज दिस प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन। ये बोलता है कि सारे के सारे मैनेजमेंट तो एक मैनेजर तो एक ही थ्योरी पढ़ते हैं, बट उनकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को किस तरीके से, किस क्रिएटिविटी से, किस पर्सनल स्किल से यूज करते हैं, बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी। अंडरस्टूड है? जैसे कि अगर कोई कहीं काम करेगा, जैसे मैं हूं और कोई आप में से कोई पढ़ रहा है, हम दोनों हैं, ठीक है, हम दोनों अगर कोई बिजनेस करते हैं तो हम दोनों का मैनेजमेंट का तरीका क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शादियों में जाते हैं, शादियों में यहाँ लोग जाते ही होंगे, अंडरस्टूड है? चलिए शादियों का एग्जांपल देखते हैं। आप लोग शादियों में जाते होंगे तो किसी शादी में ऐसे मंडप होता होगा और ऐसे झूमर आ रहा होगा, ठीक है, झूमर बोल रहा हूँ, पानी का फव्वारा जी ऐसे फुर निकलता है, तो किसी शादी में इस तरीके का मैनेजमेंट होता है। किसी शादी में आप जाएंगे तो क्या होगा? नीचे से धुआं ऐसा धुआं निकलेगा और दोनों ऐसे जो है कपल्स ऐसे हुई करके ऐसे सामने आएंगे। अंडरस्टूड है? किसी शादी में जाएंगे आप, किसी शादी में जाएंगे तो सिर्फ लाइटनिंग होगी, बहुत जबरदस्त लाइटनिंग होगी। अंडरस्टूड है? तो क्या होता है सर, सबका मैनेजमेंट का तरीका अलग है। ये जो मैनेजर लोग हैं इन्होंने भी मैनेजमेंट थ्योरी तो सेम ही पढ़ी होगी ना, अंडरस्टूड है? बट तरीका क्या है सर, सबका अलग है, सब अपना पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं। क्लियर है अपने मैनेजमेंट स्किल में? तो वही बोलता है, क्या बोला इसने? पर्सनल एप्लीकेशन। आर्ट का फीचर क्या बोलता है? पर्सनल एप्लीकेशन। अंडरस्टूड? तो ये जो पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट का फीचर है ये मैनेजमेंट में भी सर प्रेजेंट है। जिस तरीके से आर्ट वाले लोग अपना पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी यूज करते हैं, उसी तरीके से जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं? अपना पर्सनल स्किल यूज करते हैं अपने काम में। चलिए हमारा थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सर? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे बेस होता है। ये बोलता है अगर कोई भी आर्टिस्ट अगर प्रैक्टिस ना करे अपने आर्ट का तो क्या वो एक्सपर्ट हो सकता है? मैं पूछता हूं आपसे, क्या एक्सपर्ट होगा? नहीं। अगर कोई सिंगर वो हमेशा अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस ना करे तो क्या अच्छा सिंगर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। या कोई डांसर है वो अपने डांस की प्रैक्टिस रोज ना करे, कंसिस्टेंट ना रहे, तो क्या वो डांसर अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हर एक आर्टिस्ट को अपने आर्ट की क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर के वो क्या होते हैं सर? परफेक्ट होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर practice of art to become more fine and perfect. Without practice artists lose their perfection. आर्टिस्ट को क्या करना पड़ता है? अपने आर्ट की प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा ना करे तो अपना परफेक्शन लूज कर बैठता है। Art require creative practice. Artist must add their creativity to the theoretical knowledge he has learned. ये बोलता है सर जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना उसको आप क्रिएटिव तरीके से करेंगे, जो आपने नॉलेज यूज किया उसको क्रिएटिव तरीके से अप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? तो बिना आर्ट में बिना प्रैक्टिस किए आपका क्या होगा? परफेक्शन लूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको आर्ट में क्रिएटिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं बोलता हूं आओ मैनेजमेंट वाले भाई साहब चलो हम कंपेयर करके देखते हैं क्या हमारे में भी ऐसा है। सेम वे बोलता है उसी तरीके से, सेम वे विथ एक्सपीरियंस मैनेजर ऑल्सो इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। ये बोलता है जिस तरीके से आर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं, उसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट में अपना काम में प्रैक्टिस करेंगे, अपने मैनेजरियल स्किल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मैनेजमेंट का काम करेंगे, तो क्या हो जाएंगे आप? आगे जाकर के बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और आपके स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। अंडरस्टूड है? तो आर्ट में भी आपको परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट में भी आपको परफेक्ट होने के लिए मैनेजरियल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड है? तो ये जो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है, ये जो प्रिंसिपल आर्ट का है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट ऑल्सो प्रेजेंट्स इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर है आर्ट का वो कहां प्रेजेंट है सर? मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। अंडरस्टूड है? तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा सर? मैनेजमेंट एज एन आर्ट।
चेक, उसमें सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, चेक, दोनों में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं, तो ये पॉइंट आर्ट में भी है और मैनेजमेंट में भी है। फिर बोला पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हम दोनों अपनी अपनी फील्ड में पर्सनल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टूड है, तो ये भी पॉइंट आर्ट और मैनेजमेंट दोनों में है। फिर हम बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अगर आर्ट में हम प्रैक्टिस ना करें तो हमारा परफेक्शन लूज हो जाएगा, उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट बार बार अपनी मैनेजरियल प्रैक्टिस ना करे तो वो भी क्या हो जाएगा, उसकी भी स्किल्स लूज हो जाएगी, एफिशिएंसी लूज हो जाएगी। तो ये भी जो पॉइंट है वो भी आर्ट का प्रेजेंट मैनेजमेंट में मौजूद है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, अंडरस्टूड। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इसके जो तीनों पॉइंट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इसके जो तीनों पॉइंट है वो कहां है सर, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। आइए अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करेंगे, अंडरस्टूड। ये क्या बोलता है, ध्यान देंगे। हमने क्या किया, आर्ट को हम कहते हैं हमने आर्ट को किससे कंपेयर किया, मैनेजमेंट से, और हमने क्या जाना कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है लोगों से काम करवाने का। हमने क्या किया, आर्ट को मैनेजमेंट से कंपेयर किया, उसके बाद हमारा कंक्लूजन ये आया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है सर, एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, जिससे हम बाकी लोगों से काम करवाते हैं, अंडरस्टूड है। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे हम बाकी लोगों से काम करवाते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज अ साइंस, चेक, हमने फिर पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगले लेक्चर में जो है हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे बाकी वीडियोस को भी देखिए। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ डाउट होता है, कुछ सजेशन होते हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और हमें बताया कि आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, तो हमने देखिए जबरदस्त तरीके से उसको हमने क्या क्या रिमूव कर दिया। तो जो आपका डिमांड होगा हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, हम आपकी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है। चलिए